अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्की मसाइल हल करने के लिए सारी सियासी जमातें और सियासी रहनुमा एक पेज पर आने और मिल बैठकर मामलात हल करने की बात तो करते हैं, मगर अमली तौर पर मिल बैठने को तैयार नहीं। और अगर बातचीत होती भी है तो ज़ाती मुफाद और ज़ाती तरजीहात की खातिर मुल्की मुफाद और मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस वक्त अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने और नए इंतखाबात के इनाकाद के लिए ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए तगोदो कर रही है, जबकि हुकूमत एक के बाद एक आईनी तब्दीली और वजारतों में इजाफा करती जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने 2 मरतबा वज़रा की तादाद में इजाफा किया और अब तीसरी बार भी इजाफा करने जा रही है, जबकि हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काबीना का हिस्सा बनने से एक मरतबा फिर इनकार कर दिया है। हैरानी की बात तो ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने को तैयार नहीं, मगर उसे शिकवा है कि नून लीग अपने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, मगर जमहूरियत की खातिर नून लीगी हुकूमत के इत्तेहाद से बाहर निकलने को तैयार भी नहीं। जिस तरह नून लीग हुकूमत करने की बजाय वजारतों और आइनी तरामीम पर फोकस कर रही है, ठीक वैसे ही अपोजिशन ऐवान में कुछ करने की बजाय सड़कों पर रहने और अपनी क़यादत को जेलों से निकालने की जुस्तजू में लगी हुई है। ऐवान में हुकूमत और न ही अपोजिशन कोई भी अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने को तैयार नहीं। हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि किसी तरह 5 साल इक़्तिदार के मज़े ले लिए जाएं, जबकि अपोजिशन का टारगेट है कि किसी तरह हुकूमत को घर भेजकर कबल अज़ वक्त इलेक्शन के नतीजे में इक़्तिदार हासिल कर लिया जाए। अब इसके लिए अपोजिशन की सारी सियासी जमातें अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात के साथ एक पेज पर आने को तैयार हो चुकी हैं, मगर उन्हें एक एजेंडे पर कायम रहने में शायद मुश्किल नज़र आ रही है। जबकि हुकूमत मुल्की इस्तेहकाम की खातिर अपोजिशन जमातों को बातचीत के ज़रिए इंगेज करने की बजाय हुकूमती रिट के ज़रिए कुचलने की पॉलिसी पर अमल करती दिखाई देती है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे को स्पेस देने को तैयार ही नहीं नजर आते। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा सियासी मुल्की इस्तेहकाम को किस नए बहरान से दो चार कर सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब। बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि वफाकी काबीना में एक मरतबा फिर तोसी की बात की जा रही है और जाहिर है कि वज़ीर आज़म ने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत से मुतालिक, एक बार फिर इनकार भी हो गया है। क्या वजह है कि आप लोग स्टिल रेजिस्ट कर रहे हैं, काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे? देखिए, ये तो पहले से ही हमारा फैसला था। जिस दिन हमारी नेगोशिएशंस कंप्लीट हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कि भाई हुकूमत आप बनाएंगे, वज़रा आपके होंगे, पॉलिसीज़ आपकी होंगी, आप हमसे मशावरत ज़रूर करेंगे, हमारी जो है उसमें इनपुट आप ज़रूर शामिल करेंगे, बजटिंग में भी और लेजिस्लेशन में भी, लेकिन गवर्नमेंट आप ही की होगी और हम नहीं उसका हिस्सा बनेंगे। तो अभी तक तो और कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे कि वो सिचुएशन चेंज हो। तो ये इसकी स्पेकुलेशन बार-बार मीडिया में ज़रूर आती है, लेकिन एक्चुअली जब हम बैठते हैं गवर्नमेंट के साथ भी तो इतना ज़्यादा कोई इस बात पे एम्फेसिस नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जरदारी साहब भी लाहौर आए, मुलाकातें की, गवर्नर पंजाब से भी मिले, रिजर्वेशन सुनी भी और फिर उन्होंने कुछ कहा भी। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी बनना हमारी मजबूरी है। ये किस किस्म की मजबूरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? मुझे भी टू बी ऑनेस्ट मजबूरी यूँ थी कि हम कोई भी नहीं चाहता कि इससे सिस्टम डिस्टेबलाइज हो या हम गवर्नमेंट को गिरा दें और नए इलेक्शंस में जाएं। सो उस हद तक तो मजबूरी ज़रूर है, लेकिन वो मजबूरी का भी एक लिमिट होती है। उसके बाद तो ज़ाहिर है हर एक अपनी अपनी पॉलिटिकल स्पेस को ढूंढता है। ये यूसुफ गिलानी साहब ने बड़ा खामोश एहतजाज किया है। ज़ाहिर है बहुत जगह पर मैसेज पहुंचाने की कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं। सूद मत पे साबित हो रही हैं? नहीं, अब सवाल ये है कि अगर आपने किसी ओहदे पे बैठना है तो फिर उस ओहदे को इफेक्टिवली चलाना है। अब हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली रविश ये हो गई है कि सियासी मुखालफिन के साथ हम वो रवैया नहीं करते जो कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो जब हम मुखालफत में हों। तो ये प्रोटेक्शन ऑर्डर पे भी पहले पीटीआई की हुकूमत में भी यही होता रहा कि पहले तो स्पीकर्स अंडर प्रेशर, जैसे चेयरमैन
वो देते निकालते नहीं थे प्रोडक्शन ऑर्डर, और वो निकलता था तो उसके बाद उसकी सही कंप्लायंस नहीं होती। लेकिन माजी में भी स्पीकर्स ने इस सारी चीज को रेजिस्ट किया है, और आज भी यही है कि सिर्फ ये नहीं कि बाहर बैठने से, लेकिन बातें आगे भी जा सकती है। मेरा ख्याल है कि मेंबर्स को हाउस में पार्टिसिपेट करना उनका हक होता है, ये रूल्स भी यही कहते हैं, और इसीलिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स निकालते हैं, उसकी कंप्लायंस करना हर गवर्नमेंट फंक्शनरी का फर्ज होता है। पंजाब में स्पेस की बात तो की जाती है आपकी तरफ से बहैसियत जमात, लेकिन किस किस्म की स्पेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मांगती लेकिन है? स्पेस तो सिंपल बात है, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि इसको एक साल से एक तमाशा बनाया हुआ है। सही। तो ये जो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स में हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉडी है, छोटी छोटी ये कमेटियां होती हैं, उसमें है, इतना कोई हम चीफ मिनिस्ट्री नहीं मांग रहे उनसे, लेकिन और ना ही हम कैबिनेट के वो मांग रहे हैं। लेकिन जहां जहां भी अगर पॉलिटिकल एलाइज होना है, या अगर ठीक है, अगर हम ऑपोजिशन है तो फिर तो हम पूरे मुल्क में ऑपोजिशन है ना, तो फिर हमें उस तरीके से चलना पड़ेगा। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत गहरी बात कही उन्होंने। क्या अभी भी रियासती इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं इंतकाम के लिए? मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तान के मंजरनामे को में नजर दौड़ाएगा तो उनको नजर माजी आएगा की कि तो बहुत ये बेशतर मिसालें मैं आपको दे सकती हूँ शाहजी, लेकिन मौजूदा मेरा ख्याल है कि मैं जवाब दे चुका हूँ ये जो सवाल आप कर रही हैं। ठीक है, तो आप आज भी नजर आप दौड़ाएंगे तो आपको कई काफी जगहों पे ये चीजें होंगी। तो पॉलिटिक्स जो है, और दोनों साइडों से अनफॉर्चुनेटली, अगर खान साहब कहते हैं कि मुझे अरेस्ट किया गया तो मुल्क को जला देना, तो वो भी गलत बात है, और किसी भी रियासती इदारे को पॉलिटिकल रीजंस के लिए इस्तेमाल करना वो भी गलत है। आप लास्ट टाइम जो टेबल टॉक्स चल रही थी बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड गवर्नमेंट, एंड ज़ाहिर यू वर देयर एज वेल, ज़ाहिर ख़त्म हो गई। अब एक अलाइंस बनने जा रहा है अपोजिशन का, जिसके लिए कोशिश भरपूर तरीके से की जा रही है। अलबत्ता आपके लिए खुशखबरी ये है कि अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको इनकारी किया है, तो चांसेस आर देयर। क्या दोबारा से इनिशिएट किया जा सकता है टेबल टॉक्स को? नहीं, वो तो किसी वक्त भी अगर सियासत में है और खासकर पार्लियामेंट में है तो ये डायलॉग तो हर वक्त खोला जा सकता है ना। अब सिर्फ ये कि उसकी प्री कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर देंगे तो फिर हमें शायद ही नाकामी हो ना। और इस डायलॉग जो पिछला राउंड हुआ था उसके लिए भी मैंने बार बार ये कहा कि भाई स्मॉल स्टेप्स की एक्सपेक्टेशन रखो, स्मॉल स्टेप्स जो स्टेप्स हैं वो अचीव करो। अब इनका ख्याल था कि क्योंकि अब टेबल पे बैठ के तो कल खान साहब रिलीज हो जाएंगे, ये इतना सिंपल मामला नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। आप भी इसे ऐसे ही तशरीह करेंगे? देखा, एनआरओ ही हुआ ना कि कहें कि कल इनको रिलीज कर दो क्योंकि हम बैठे। उधर तो खान साहब तो पता नहीं किस किस चीज को, सिर्फ आप ये कहो कि तकरीर करने दो तो उसको भी एनआरओ कहते थे। वो तो एक एक्सट्रीम था उनका। लेकिन जब अब वो चीज उनके ऊपर अप्लाई हो रही है तो कम से कम ये कहना कि हमारे केसेस खत्म कर दो और हमारे लोगों सबको रिलीज कर दो, अगर वो एनआरओ नहीं तो फिर क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन जाहिर है कि खान साहब ये भी तो कहते रहे हैं कि ऑप्शंस तो मुझे भी दिए जा रहे हैं। कभी वो बनी गाला अरेस्ट की बात करते हैं, कभी वो केपी जाने की बात। अच्छा, ये ऑप्शन तो उन्हीं के ज़बानी हमने सुने, हमारे सामने तो कभी भी कोई चीज न गवर्नमेंट की तरफ से ना किसी और की तरफ से ही आई है कि ऐसा भी कोई ऑप्शन है। आई डोंट नो कौन उनको ऑप्शन दे रहा है, और फिर अगर दे भी रहा है तो वो दे क्यों नहीं रहे, आई डोंट नो। चले देख लीजिएगा कि कौन दे रहा है और दे क्यों रहा है, ये भी आपका ही काम है देखना। अनदर क्वेश्चन, होता ये है जमहूरियत में, क्योंकि आप एक बड़ी जमहूरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कि आप इंगेज करते हैं, चाहे अपोजिशन हो या फिर कोई और फसाद करने के लिए कोई लोग बाहर निकले। अभी हम लोग बिल्कुल पैक्ड देख रहे हैं, हर चीज़ जाम हो चुकी है, ना मुल्क उस तरीके से तरक्की कर रहा है और ना ही हम अपने झगड़े ख़त्म कर पा रहे हैं। इसके इन बिटवीन
आप समझते हैं कि वो जो 1 पॉइंट एजेंडा अगर अलायंस आपके सामने पेश करता है ऑपोजिशन का, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिफोर टाइम, उस पर कोई बात हो सकती है? बिफोर टाइम कभी किसी हुकूमत ने ऐसे ही दे दिया है? मतलब अन्य जो नेचुरल किस्म की अगर डिमांड्स करेंगे या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, गवर्नमेंट जो है वो सुसाइड कर ले, अब क्यों करेगी? क्यों शहबाज शरीफ साहब आज रिजाइन करके घर चले जाएंगे ताकि पीटीआई की या किसी और की हुकूमत आ जाए? कोई सेंस नहीं बनता ना। कभी सियासत में इस किस्म की डिमांड्स आप करते हैं, चलो ठीक है ना, आपने बनाई अलायंस, 4 साल आप स्ट्रगल करेंगे, 5वें साल में लेकिन शाहजी अगर 70% कोई 80% आपकी सियासी जमातों को हैं ही तहफ़्फ़ुज़ात, जो इलेक्शन हुए हैं 3 दिन माशाल्लाह रिजल्ट ही नहीं आया, रुक के आया। नहीं, तो वो अगर उनको है तो हमें भी हैं, हमें इस पे भी हैं, और लेकिन 2018 वाले कौन से क्लीन इलेक्शन से वो भी है। तो वो तो हर एक सिर्फ वोट उस इलेक्शन को जो है अटैक करता है या डिपेंड करता है कि उसके नतीजे के मुताबिक ना। इलेक्शन तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कितने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो खराबियां हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है, जो इंटरफेरेंस है वो अपनी जगह पे मौजूद है। जो लोग चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए जाएं, तो ये बातें अपनी जगह पे, दैट्स अ रियलिटी। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि कोई घर चला जाएगा आपके कहने की वजह से, तो ये भी तो सही बात नहीं है। अच्छा, आप JUI फे के बारे में क्या ख्याल है? JUI फे काफ़ी देर से कटी हुई है हुकूमत से, आप लोगों से भी ज़्यादा कटी हुई है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई इस तरह बातचीत भी नहीं हुई। अभी वो जा नहीं रहे अलायंस के साथ, लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया मुकम्मल तौर पे, तो कैसे इंगेज करेंगे आप? नहीं, इंगेज तो हर वक्त करना चाहिए। पार्टीज आपस में डायलॉग करती हैं और करती रहेंगी, और आप देखेंगे कि हमारी इंगेजमेंट्स फिर पिकअप करेंगे। जैसे 26 अमेंडमेंट के टाइम पे था, तो वो तो कोई इतनी हैरत की बात नहीं है। लेकिन ये जो ग्रैंड अलायंस का सो कॉल्ड चर्चा हो रहा है ना, वो अलायंस में कौन है? वही लोग हैं। एक शायद उनके साथ इस वक्त शायद एक्स्ट्रा आए, वरना तो वही है जो कि पहले भी थे, असेंबली में भी थे। So there is nothing new about this के आप समझते हैं उसको नुकसान होगा रीपैकेज अगर करके मौलाना फजल प्रेजेंट रहमान ऐसे साहब किया को? जा रहा है कि बहुत बड़ा कोई मुल्क में सियासी वो जलजला आने वाला है, ऐसी कोई चीज नहीं है। अब इस चीज का कोई मोमेंटम होगा, बनेगा, कोई स्ट्रेटेजी बनेगी, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया जा सकता। आप समझते हैं कि गलती होगी अगर मौलाना फजल रहमान साहब को मुस्लिम लीग नून छोड़ दे या आप लोग छोड़ दें? नहीं, छोड़ता तो कोई भी किसी को नहीं ना। जो डायलॉग और एंगेजमेंट है वो तो हर वक्त होती है। ठीक, एक ये भी खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, तो मैंने सोचा मैं आपसे तरदीद तस्दीक करवा लूँ। वो है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे। मैं ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो है होगी, लेकिन रियलिस्टिकली कोई चांसेस हैं? क्योंकि 2.5 साल का प्लान। नहीं, क्यों नहीं होंगे? जाहिर है कि हम अगर सियासत कर रहे हैं तो इसी एम के साथ है ना कि हम गवर्नमेंट में आएंगे, और गवर्नमेंट में आएंगे तो जाहिर है कि हमारा कैंडिडेट तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही है ना वज़ीर आज़म। लेकिन आज होता है या कल, ये बात अलग है, उसकी टाइमिंग। और कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते हैं तो उसके बाद होते हैं। जाहिर है कि इंतखाबात के बाद ही होगा ना। ये मांगे तांगे की हुकूमत तो नहीं हम मांगते ना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी। आपने मांगे तांगे की हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दैट्स अ डीप वर्ड। महंगाई के बारे में कहा जा रहा है कि ये सिंगल डिजिट पे आ गई है। अफसोस ये होता है कि जब आप रमज़ान से बिल्कुल करीब प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं आपके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रही हूँ, इस वक्त लोग चीखे मार रहे हैं, अपने बिजली के बिलों से तंग हैं, स्कूल की फ़ीस नहीं दी जा रही, दावे अलबत्ता बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। इसके लिए तो कोई बात नहीं करता, ना हुकूमत करती है, ना आप उन पे जोर डालते हैं, बजट पेश करते हैं, आप नाराज होते हैं, पास कर देते हैं। दोनों थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखें ना। देखिए, जहाँ तक इन्फ्लेशन रेट का ताल्लुक है, इन्फ्लेशन रेट हैज कम डाउन, लेकिन इन्फ्लेशन रेट का मतलब ये होता है कि जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही थी, अब वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही है। ये कभी भी उसका मतलब ये नहीं होता कि चीजें अब सस्ती होना शुरू हो गई हैं। वो तो जब नेगेटिव में आएंगे, अभी तो सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं ना, नेगेटिव में आएंगे तो फिर चीजें सस्ती होना शुरू होंगी। जी, सैयद नवीद कमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब ने। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की जो बैठक है उसके बाद हम ये खबर सुन रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब आप लोगों के साथ इस अलायंस में शामिल नहीं हो रहे। अलबत्ता जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इजलासों में शिरकत ज़रूर करेंगे। क्यों JUIFA ने ये फैसला किया? क्या सेटिस्फाई नहीं कर सके आप, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर सके? बीबी, आपको अंदाजा है कि हमारा जो माजी है वो इतना कोई ज्यादा मुनासिब और इतना कोई अच्छा नहीं रहा जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, और बड़ा शदीद तल्ख किस्म का रहा इनफैक्ट। लेकिन उस माजी से लेके 26वीं आईनी तरमीम तक जो हमारी 3-4 बैठक उनके साथ हुई थी अक्टूबर के दिनों में, उसमें वो बहुत सारी जो हमारी कमी पेशी थी वो दूर हो गई थी। लेकिन ऑब्वियसली आप इतना बड़ा माइलेज जो है उसको क्रॉस करते थोड़ा टाइम लगता है। सो वो अब 26वीं आईनी तरमीम पे आए, उन्होंने वोट कर दिया, हमने वोट नहीं किया। अब जब इस वक्त ये मामला चल रहा है तो उन्होंने कुछ अपनी और रिजर्वेशंस का इजहार किया। मौलाना साहब ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एक्यूमेंट रखते हैं, बड़े जीरे किस्म के सियासतदान हैं। हमारे खिलाफ जो दो हमारे खिलाफ मेन जो महाज आए थे हमारे दौर में, एक 18 में और एक 20 में, जिसमें श्रीनगर हाईवे पे वो आए थे तमाम PDM को लीड करके, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाहर रेड जोन में भी आए थे, तो उसमें वो लीड करके आए थे। सो अल्टीमेटली हमारी ख्वाहिश थी कि वो हमारे साथ चले, और अभी भी ख्वाहिश है। तो उन्होंने अपनी कुछ रिजर्वेशन तो नहीं कह सकते, अपनी कुछ डिमांड्स का इजहार जरूर किया। और इस वक्त क्योंकि वो मुल्क से बाहर चले गए, वरना वो हमारे इस वक्त नशिस्त का हिस्सा भी होते, तो उनकी जो सेकेंडरी लीडरशिप है वो हमारी हर नशिस्त का हिस्सा जरूर होगी। जब तक वो वापस आ जाएंगे और उनकी जो रिजर्वेशन है वो हम खान साहब को कन्वे कर देंगे, और खान साहब उसके ऊपर जो अपनी उसके ऊपर अल्टीमेटली जो डिसीजन देंगे उस हवाले से जो कन्वे होगा सेटलमेंट हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, देखिए हर पॉलिटिकल जमात का अपना एजेंडा और मैंडेट है पड़ा। हमारा मैंडेट हमारा जो एजेंडा है वो फरवरी 8 का इलेक्शन है। हमारा एजेंडा जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई है। हमारा एजेंडा मई 9 है, 26 नवंबर है, और बहुत सारे। तो यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम का ये मैंडेट यकीनन नहीं होगा, उनके अपने एजेंडाज होंगे। सो हम उनसे उनकी सुनेंगे। इसी तरह जो बलूचिस्तान की हमारी पार्टीज हैं, जो बलूचिस्तान के दोस्त हैं उनका अपना एजेंडा होगा। जो हमारे सिंध के दोस्त हैं वो पानी का इशू है, उनका अपना एजेंडा है। खैबर पख्तूनख्वा के दोस्तों में अगर कहीं मंजूर पश्तीन से कहीं बात होती है तो उसके अपने एजेंडा। सो हर दोस्त का अपना एक एजेंडा कन्वर्ज करेगा एक सिंगल करिकुलम में। अब उसको ऑब्वियसली प्रोसेस को रीच आउट करने में इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। ये कोई एक रात का सफर नहीं, और हमारे पास पूरा रमजान का महीना है जिसमें हम सारे प्रोसेस को मुकम्मल करके, और इंशाल्लाह सी के आफ्टर द ईद हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो कम से कम एक जरूर हो, क्योंकि हम 2-3 चीजों पे सारे मुत्तफिक हैं। चलिए मौलाना फजल रहमान, आपने कहा कि मुल्क में नहीं, वो तो बहरहाल कतर चले गए हैं इसलिए शायद वो शमूलियत नहीं कर पाए। लेकिन जो आपने रिजर्वेशन का जिक्र किया है, अब जाहिर है कि आप लोगों का एक एजेंडा है, वो है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो दीगर हैं इमरान खान साहब के साथ साथ असीरान, उनकी रिहाई हो। और हर जमात का आपने बताया कि अपना एक एजेंडा है, लेकिन हमें एक पॉइंट पे स्टिक होना पड़ेगा, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप प्लीज़ तस्हीह कर दीजिएगा। लेकिन इस पर भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बकौल कि ये आखिरी ऑप्शन होगा एहतजाज करना, और दीगर भी लोगों का ये ख्याल है कि हम एहतजाज पर लीस्ट और लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले ज़ाहिर है कि कुछ और चीज़ें हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया होगा आपके साथ, फॉर इंस्टेंस हुकूमत के साथ बातचीत करना, दोबारा से राब्ते बहाल करना। अच्छा देखें, हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, हमने शुरू में, जब आपको याद होगा अप्रैल 2022 में जब हमें हुकूमत से निकाला गया और बाकायदा एक कू आई थी हमारे खिलाफ, तो उस वक्त जब हमने इनसे बात करके भी देख लिया, बहुत सारी निगोसिएशंस भी हुई थी। आपको याद है कि मई 2022 में हम जब इस्लामाबाद आए थे तो उस वक्त परवेज खटक साहब, असद कैसर साहब की, इनके बहुत सारे दोस्तों से, राजा परवेज अशरफ थे होते, उस वक्त ख्वाजा आसिफ भी शायद उस पर शामिल थे, सर अयाज सादिक भी शामिल थे, उनसे मुशावरत हो गई। मुशावरत के अमल में अल्टीमेटली कुछ ना निकला, और फिर हम एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में आ गए, और फिर हम सड़कों पे आ गए। अब ये जितनी जमातें हैं अभी तक ये किसी भी इन हुकूमत के खिलाफ उस पॉलिटिकल स्ट्रगल का शिकार, ये इन्होंने वो आगाज नहीं किया जो हम कर चुके हैं। सो अल्टीमेटली जब उनके साथ मिलेंगे तो इन दोस्तों की ख्वाहिश होगी कि पहले हम इनकी लाइन ले लें, विच विल बी प्राइडली टू डू दैट। हमें कोई इशू नजर नहीं आ रहा कि पहले हम इनके साथ बैठक भी करेंगे। अगर ये समझते हैं कि पार्लिमानी माहौल में कोई बातचीत होनी चाहिए, कोई गुफ्तगू शरीन होनी चाहिए, हम उसमें भी जाएंगे। ठीक, अल्टीमेटली हमें अंदाजा होना क्या है। लेकिन क्योंकि जब आप इतने सारे दोस्तों के साथ लेके निकलते हैं, हम अपनी चीजों पे थोप नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूं, किसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी डिमांड्स इन पे नहीं थोपेगी। सो हमें पता है अल्टीमेटली जाना, सबको सड़क पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे पहले ये तमाम ऑप्शंस जो कि पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक है, जिसमें निगोशिएशंस भी होंगी, मीटिंग्स भी होंगी, आना जाना भी होगा, हम हर चीज को एग्जॉस्ट करेंगे जरूर, ताकि जो दोस्त हमारे साथ चले हैं,
जिन्होंने इस टफ टाइम में हमारे साथ चलने का इजहार किया, चाहे शायद खाकान अब्बासी हैं, चाहे मेंगल साहब हैं, चाहे चकजई है, चाहे जीडीए है, चाहे कल को और बहुत सी जमातें आ जाती हैं। सो अल्टीमेटली मौलाना साहब हमारे साथ तशरीफ लाते हैं, तो इनकी जो एक पार्लिमानी जो कोशिश होगी, हम उसको किसी तौर पे निगेट नहीं करेंगे। वी लेट इट एग्जॉस्ट एंड वंस इट इज ऑल डन, अगर अल्लाह ने करे ऐसा नहीं होता तो फिर हम उन्हें कहेंगे ठीक है, लेट्स डू इट आवर वे। अब हमारे तरीके से चलते हैं, क्योंकि ये लोग हैं, ये सीधी उंगली से तो घी कभी नहीं निकलेगा। सो अल्टीमेटली विल स्टार्ट विद दैट। चलें, जाहिर है कि जमाते इस्लामी ने भी जो है वो हमें पता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलने का कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है, जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि हम गवर्नर हाउसेज़ और वज़राए आला हाउसेज़ का भी घेराव करेंगे। ऐसा लग रहा है कि जमात इस्लामी ज़ाहिर है क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर रखती है, JUIF भी बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर रखती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी एक स्ट्रीट पावर शो कर सकती है। तो तमाम तर जमातें अगर मसल्स शो करना चाह रही हैं हुकूमत को, तो क्या ये एक पेज पर आ सकती हैं? लेकिन आप लोग क्या जमात इस्लामी को दावत देंगे, और क्या चांसेस हैं कि जमात इस्लामी भी आप लोगों के साथ इस अलायंस का हिस्सा बने? अच्छा जी, देखें, हमें जहाँ तक है हमारी दावत देने का इशू, तो वो तो मुझे कोई इसमें इशू नज़र नहीं आता। हम जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत देंगे तो उनको भी देंगे, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, ये पार्टी की राय नहीं हो सकती। हमारा जमात इस्लामी के साथ कोई इतना ज़्यादा राह रवी रही नहीं है हिस्टोरिकली। कभी भी हम हाँ जी, 2013 के जो हमने गवर्नमेंट की है वहाँ पे, तो हमको इतना ज़्यादा प्रॉब्ली एमिकेबली नहीं चल सके इस जमात के साथ। सो आई एम नॉट श्योर कि ये इसमें कोई फ्यूचर होल्ड करता है इतना पॉजिटिविटी के साथ इन दो जमातों के हवाले से। जमात इस्लामी की हमेशा जो सियासत रहेगी वो थोड़ा सा अपने हिसाब से भी रह गया। उन्होंने मतलब नॉर्मली सोलो फ्लाइट ही लिया है। इवन के जब जब उन्होंने एहतजाज किया था बिजली की कीमतों के खिलाफ, अगर आपको याद हो, तो अगर उस वक्त हम ख्वाहिशमंद थे भी से उनके साथ ज्वाइन करने में, तो they were bit kind of reluctant, लेकिन चीजें बदल जाती हैं। we have seen Noon League and Pakistan People's Party and they are working together, and we have seen you and Jamaat Islami, JUIF as well. I said that historically it did work. कभी भी हमारा नहीं चल सका, लेकिन फ्यूचर यस वी विल इनवाइट देम। हमारी ख्वाहिश होगी हमारे साथ चलें इस पूरे प्रोसेस में। इस गवर्नमेंट की जो पूरी ऑनस्लॉट है, देखिए इकोनॉमिक इश्यूज पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की ऑब्वियसली बिजली की कीमतें बाहर हैं, पाकिस्तान का किसान बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान में आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही। इश्यूज तो सारे कॉमन है, और ऑब्वियसली ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है, उसमें तो ये सारे इश्यूज कॉमन होते हैं। जमात इस्लामी जो इश्यूज है, वो हमारे इश्यूज नहीं है। बपी साहब, एक जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और सुनने में आ रहा है कि वक्त से पहले भी मांगने की बात की जा रही है। बट इस पूरी अलायंस की अगर बात करें तो क्या आप लोगों ने ज़रा इस पे सोच विचार तो किया होगा? क्या सिर्फ हुकूमत के साथ ही बातचीत होगी, या जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी आप लोग गुफ्तशनीद करेंगे? देखिए फिर भी अब तो ये कोई दूसरी इसमें राय ही नहीं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अरबाब इक़्तिदार का रोल रहा है। ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, और 2018 में भी था। जी, मुझे पता आपने 2018 कहना था। 2018 के वाले से लोग कहते हैं 2024 में, तो नहीं, 2013 में भी था। सो अल्टीमेट जी बिल्कुल, पूरे मतलब फिर तो 47 से शुरू कर लेते हैं। तो हर हवाले से हर दौर में रहा, पूरे 90 की दहाई में जब हम बिल्कुल बच्चे थे तो सारा देखा था। 1.5 साल के बाद हुकूमतें चेंज हुई। सो पॉलिटिक्स में रोल एस्टैब्लिशमेंट का रहा है। अब इसको निगेट करना बहुत ही मुश्किल है, इस पर बात ना करना वो भी ज्यादती होगी। सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे बात तो करनी पड़ेगी इस स्टेक होल्डर से, और उसको स्टेक होल्डर है, ये भी नहीं रियासत स्टेक होल्डर नहीं है, वो स्टेक होल्डर है, लेकिन कहीं पे जाके उनसे बात करनी पड़ेगी कि आपको लोगों की राय का भी कहीं ना कहीं पे लिहाज करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली जब तक इस स्टेक होल्डर के साथ ये चीज नहीं की जाती, पाकिस्तान में इलेक्शन कराना क्या फजूल है। अब आपस की बात है, सुल्तान सिकंदर राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अल्टीमेटली इसकी जगह पे कोई भी होता, उसका रोल यही होना था जो इसने किया। रात को 8 बजे वो गायब हुआ और 11 बजे 12 बजे वापस आया, और अचानक से फिर जो पूरा का पूरा सर्कल रिवाइज होना शुरू हो गया। सो जो शख्स भी इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर बैठेगा, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितने जेर असर हमें अंदाजा इस्लामाबाद में कितना एक फ्री इंडिपेंडेंट, हम सबको अंदाजा, और अभी नहीं शुरू से आ रहा है। सो कहीं ना कहीं पे आके इस चीज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब अल्टीमेटली वो लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं, और बाकी जो आपके अलायंस में जा रही हैं जमातें, वो भी यही ख्याल रखती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। अच्छा, एट हार्ट आई एम श्योर कि पाकिस्तान का बच्चा इसको अपने दिल में रखता है।
कौन इसका कितना का इजहार कर सकता है ये डिपेंड करता है, और कौन इसको इसको अगले मरहले में लेके इसको नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आएगा। लेकिन आई कैन अश्योर यू कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नेगोशिएटिंग टेबल पे एक वन ऑफ द एजेंडा जरूर रखेगी कि आप फ्यूचर में पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे कराना चाह रहे हैं। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि कोई अच्छा सा बंदा जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमीशन लगा दिया जाए सुल्तान सिकंदर की जगह पे। अल्टीमेटली जो भी आएगा वो हम 25 करोड़ में से ही होगा, और उसने इसी 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर में ही रहना है और जीना है। सो वो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा कल को जब उसको प्रेशराइज किया जाएगा। सो दैट्स इररिलेवेंट आई सपोज। आई थिंक द मोर रेलेवेंस इज कि जो सिस्टम बनेगा आगे फ्यूचर में उसमें कहीं ना कहीं पे अल्टीमेटली मतलब आपको सेटल करना पड़ेगा कि कितनी की इंटरफेरेंस होनी है, हाउ इन्फ्लुएंस दिस होल कल्चर विल बी राइट नाउ। सो हमारी तरफ से जो होगा, बट लेट्स सी बाकी स्टेक होल्डर्स। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने ये नहीं कहा कि इंटरफेरेंस ना हो, मुकम्मल तौर पे आप कह रहे हैं इंटरफेरेंस हो, लेकिन उसकी हदूद कयूद जो है वो उसका तयन करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून कैसे टैकल करने वाली है, और खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मामला चल रहे हैं उसको कैसे देखते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब साथ होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया दस्तगीर साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये जो अलायंस बनने जा रहा है इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी तक दूर नहीं हुए। आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर में मौजूद थे और उन्होंने ज़ाहिर के पार्टी के लोगों से मुलाकातें भी की हैं और फिर गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात की, और उन्होंने एक लाइन इस्तेमाल की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मजबूरी के तहत साथ बैठी हुई है, लेकिन हमारे मुआहदे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो दूर नहीं हो रहे? जी तहफ़्फ़ुज़ात तो खैर बेहतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बयान कर सकती है, लेकिन दो किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो संजीदा पॉलिसी के इशूज़ हैं, जिस तरह पानी का मामला उठता है या मुख्तलिफ सूबों के जो शेयर्स हैं वफाक के डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और वो ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें हम इंशाअल्लाह आने वाले बजट में पूरी तरह एड्रेस करेंगे पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद। ठीक है। दूसरा एक आप समझें लामहदूद किस्म का सिलसिला है, जो जब जमातें एक मुख्तलिफ जमातें एक मखलूक हुकूमत का हिस्सा होती हैं तो फिर इक़्तिदार का जो हिस्सा है उसमें हर जमात की कोशिश होती है कि वो अपना हिस्सा जो है उसको मैक्सिमाइज करे, ज़्यादा से ज़्यादा करे। और वो जो है ये एक समझे हल्की फुल्की मौसीकी जो चलती रहेगी। उसमें पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों में जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि उन्हें उनकी गवर्नेंस में ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए, या कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर्स के इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू होती है। तो ये जो दोनों इशूज़ हैं इन पर हम पीपल्स पार्टी के साथ बात कर रहे हैं, और जिस तरह मैंने कहा आने वाले जो पंजाब का भी और वफाक का बजट है उनके जो पॉलिसी इशूज़ हैं वो तो एड्रेस हो जाएंगे। बाकी ये जो शिरकत इक़्तिदार के मुख्तलिफ मुतालबे हैं वो तो जारी रहेंगे। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि पंजाब में स्पेस नहीं दी जा रही है। ज़ाहिर है कि वफाकी काबीना का हिस्सा वो बाय चॉइस नहीं है, लेकिन क्या पंजाब में भी उनका कोई इस तरह का मुआहदा हुआ है कि वो पंजाब में वजारतें नहीं लेंगे, और वो स्पेस किस चीज़ की मांग रहे हैं? जी, मैंने अर्ज कर दिया ना जी कि स्पेस वो यही है कि मुख्तलिफ जो पंजाब की गवर्नेंस है, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या वो पंजाब में किसी तौर भी हिस्सा नहीं बनना चाहते मरीम नवाज साहिबा की कैबिनेट का? जी, हमें तो बड़ी खुशी होगी कि उनके जो चंद मेंबरान हैं वो काबीना का हिस्सा बने, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक सियासी फैसला किया है जिसका उन्हें पूरा हक हासिल है कि वो इस हुकूमत का जो इक़्तिदार का गलबा है उसका हिस्सा तो बनना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी का मलबा नहीं उठाना चाहते। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वो मज़े लेना चाहते हैं अपनी आईनी पोजीशंस के, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नून लीग पर इस वक्त आयद हो चुकी है उसको शेयर नहीं करना चाहते। बट अनदर जी क्वेश्चन, देखिए ना, बड़े सीरियस इश्यूज हैं ना जी। मसलन दहशतगर्दी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में उठी हुई है, उससे डील करना है। जो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कामयाबी हासिल की है 1 साल में कि उन्होंने मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दे दिया है। 1 साल पहले शायद ख्याल ये था कि ये नहीं मुमकिन हो पाएगा, तो लिहाजा बहुत सारे जो मुश्किल इशूज थे, अभी टैक्सेशन के इशूज उठ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के इशू उठ रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी गालिबन नहीं उठाना चाहती। तो ये उनका बिल्कुल ठीक सियासी फैसला है, लेकिन आज भी आपको मालूम है कि काबीना की बहुत कलीदी जो वजारतें हैं वो खाली हैं, इसीलिए कि हम आज भी उनको दावत देना चाहते हैं। लेकिन अब तो काबीना की एक्सटेंड अपनी जिम्मेदारी की जा रही है, और हम सुनने में आया कि वजीर आजम ने शायद पूछा भी था दोबारा उनसे तीसरी मरतबा
और पीपल्स पार्टी ने इनकार जी, भी किया नहीं है। उसके बावजूद जो है जो अभी चंद थोड़ी सी वुसअत होगी, जो कलीदी वजारतें हैं वो अभी भी खाली, जहां अभी वज़रा का जो एडिशनल चार्जेस मिले हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ये लेकिन उनका लेकिन फैसला है लेकिन कि वो खुर्रम दस्तगीर साहब, सिंथ होल्ड पर ऑन फॉर अ फोकस सेकंड, करना चाहते हैं। आपने जो भी बात की है कि कलीदी वजारतें अभी भी खाली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको क्या लगता है किस चीज़ से एस्केप ले रही है वजारतें ना लेके? आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है, तो अगर जी कोई देखिए, प्रॉब्लम होती है तो बदनाम तो वो साथ साथ हो रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट तो वो कर रहे हैं आपकी नहीं हुकूमत को। नहीं उनका ये ख्याल है कि वो उस तरह का जो एक तो वो समझते हैं कि अवाम में गैर मकबूलियत, दूसरा ऑपोजिशन का जो मेन टारगेट है वो तो ज़ाहिर है वही जमात होगी जो हुकूमत में है। तो वो हुकूमत से बाहर रहकर खास तौर पे वफाक में उस तरह ऑपोजिशन के का जो टारगेट है उस वो नहीं बनते, जो कि वो समझते हैं कि उनके लिए शायद एक ज्यादा आरामदेह सियासी पोजीशन है अगले इलेक्शन तक, जिसमें वो फिर एक दफा फिर हमारे मध्य मुकाबिल होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा ये सब मेरी क्या सराहियां हैं, इस पे पीपल्स पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। अभी तक तो देखिए वो हमारे बहुत ही एक वैल्यूबल एलाय हैं, और जहां भी एक मुश्किल वक्त में हमें जरूरत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट किया है, चाहे वो बजट का टाइम था, चाहे 26वीं आईनी तरमीम थी, शायद दूसरी लेजिस्लेशन थी, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया, तो हम उसको सराहते भी हैं, और ये एक दुरुस्त जमहूरी अमल है अगर हमें इमरानी फाशिज्म से बचना है तो। लेकिन इस तरह तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आप लोगों की पोजीशन है बीइंग गवर्नमेंट नून लीग की, वो खासी रिस्की भी है, स्टेक पर भी है, और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर मगर की बात है, अगर अपनी पहली चॉइस जो आपको भी पता है मुझे भी पता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाना था, वो भी पॉसिबिलिटी हो गई, तो फिर तो ज़ाहिर है कि आप लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये जो ग्रैंड अलायंस, नहीं, मैं सिर्फ आपके नाज़रीन को ये याद करा दूं कि उस वक्त भी इंतखाबात के बाद 1 साल पहले, शायद गालिबन यही दिन थे, पार्टी के सदर शहबाज शरीफ थे, उन्होंने बाकायदा दावत दी थी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाएं। लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ की पॉलिसी फर्क थी, और जिसका फिर नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत बनाई, और आज हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में एक वाज़ेह इस्तेहकाम और बेहतरी नजर आ रही है। ठीक है। ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है, ज़ाहिर है कि भी खबर तो ये आ रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब इसका हिस्सा बनने के लिए भी मुकम्मल तौर पर हामी नहीं भरी है, उन्होंने तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई फ्यूचर देख रहे हैं आप इन टर्म्स ऑफ री टॉक, टेबल टॉक दोबारा से शुरू हो सकती है? जी, हम तो मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हुए हैं, दरवाजा खोलकर अगर वो आना चाहें तो। लेकिन हमारी ये तवक्को है कि अगर ये अलायंस बनती है तो फिर ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो इमरानी फाशिज्म है उसकी जो एजेस हैं, उसके जो कोने हैं, वो फिर उनमें राउंड आउट होंगे, उनमें एक नरमी आएगी। और अगर वो जो अभी तक उनकी जो मुतशद्दुद और वायलेंस वाली जदोजहद थी उससे वो हटकर अगर दूसरी जमातों के साथ मिलकर पुरअमन सियासी जदोजहद करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत की तकवीयत होगी। आप वैसे लास्टली मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने अखबारात पढ़े ही होंगे, कल देखे ही होंगे, काफ़ी हैवी एडवर्टिजमेंट हुई थी मरीम नवाज़ साहिबा की इन अखबारात में। ज़ाहिर है कि इश्तिहार के पैसे भी होते हैं और बजट भी होता है। बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि जो पंजाब में जो इश्तिहारी बजट निकल रहा है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर अफलास के डेरे हैं, जहाँ पर आपकी एक बड़ा चंक जो है वो ख़ताए गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, जहाँ पर मिडिल क्लास तबका टैक्स पर टैक्स भर रहा है लेकिन इन रिटर्न उसे कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पर आप समझते हैं कि इस तरह की इश्तिहारी तशहीर होनी चाहिए? जी, यही तो हमारा जो पीटीआई से एक इख्तलाफ है और रहेगा कि वो बजाय उनके सूबाई असम्बली पंजाब में अराकीन मौजूद हैं, वो सूबाई असम्बली में इस इशू को उठाएं और इसको प्रोब करें कि क्या इसके ऊपर जो है एक्सपेंडिचर हुआ, बजाय ये कि वो उन्होंने एक बगैर पढ़े और बगैर देखे एक एतराज दाग दिया है जो कि अब टीवी पर चलता रहेगा। पहली तो मेरी उनसे इस्तदा है कि वो अगर वो जो सप्लीमेंट पूरा पढ़ेंगे तो गालिबन वो खुद ही खामोश हो जाएं, क्योंकि 1 साल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट में
मरियम नवाज साहबा की पंजाब में। लेकिन अगर उनके अरकान को इस पर वो मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो यही तो हमारा तहरीक इंसाफ से हमारा मुतालबा ये है कि वो जो जमहूरी प्रोसेसेस हैं और जो जमहूरी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेसेस हैं उसको इस्तेमाल करके पार्लियामान में या सूबाई असम्बलियों के अंदर अपने एतराज़ात रेज करें ताकि उससे जमहूरियत की तकवीत हो। ठीक ठीक, यानी सड़कों का इस्तेमाल ना किया जाए और अपने मैंडेट का सही इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया। सड़कों का और सड़कों का दोनों का इस्तेमाल ना करें, जो उन्हें जमहूरियत में वाक़ई है उसको इस्तेमाल करें। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, अपना कीमती वक्त जो है वो प्रोग्राम में दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।